आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी एक बार आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन को सीधा करते हुए मंत्र जप के साथ क्लास को शुरू करेंगे। जो मंत्र आपको कल करवाया गया विश्वानी मंत्र एक बार सब मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे। विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुवः यद् भद्रं शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय योगासनों के बारे में जानना, प्राणायाम के बारे में जानना, मुद्राओं के बारे में जानना। आइए पहले हम योगासनों के बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो गई होगी, सभी को हमारी स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। आज का हमारा जो विषय है वो योगासन। पहला विषय योगासन में आसन जो है उसका मतलब क्या है, आसन शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। तो आसन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की अस धातु से बना हुआ है और इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो बैठने का स्थान और दूसरा होता है शारीरिक अवस्था। अब बैठने के स्थान में जैसे कि हम खाना खाने के लिए नीचे अपनी दरी आदि लगाते हैं, चटाई आदि लगाते हैं, उसको हम आसन बोलते हैं। या हमारा जो पद होता है उसको हम चटाई बोलते हैं, सॉरी आसन बोलते हैं। और दूसरा क्या है, शारीरिक अवस्था, जो हमारे बैठने की विशेष एक प्रक्रिया है। इसमें इस दूसरे अर्थ से तात्पर्य यह है कि शरीर, मन और आत्मा की संयुक्त अवस्था। शरीर, मन तथा आत्मा एक साथ में जो है स्थिर हो जाते हैं और जो सुख की अनुभूति होती है उससे, और वह स्थिति जो होती है वह आसन कहलाती है। जैसे कि हमारे जो आसन जिनको हम जानते हैं, पद्मासन, ताड़ासन, शरीर की एक विशेष अवस्था जो है वो शारीरिक अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, वो आसन कहलाती है। एक बार सभी साथी पढ़ेंगे इस चीज को पूरा, एक बार आपके सामने लिखा उसको पूरा एक बार रीड करना है आपको अच्छे से। आसन को हम पढ़ रहे हैं। आसन जो है संस्कृत की अस धातु से बनता है, जिसके दो अर्थ होते हैं, एक बैठने का स्थान और एक होता है शारीरिक अवस्था। हमारा मुख्य बिंदु जो है हम शारीरिक अवस्था को लेकर के चलेंगे। आइए अब आसन का अर्थ हमने जाना, लेकिन आसन की परिभाषा क्या है उसको जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम यानी कि बिना हिले डुले, स्थिरता के साथ, बिना किसी कष्ट के, सुख पूर्वक एक ही शारीरिक स्थिति में बने रहना क्या है, आसन है। स्थिर मतलब स्थिर बने रहना, और सुख मतलब सुख पूर्वक एक स्थिति में स्थिर बने रहना क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। इसी प्रकार हठ योग में भी कहा गया है किसी भी विशेष मुद्रा व स्थिति एवं अवस्था में पहुंचना और निश्चित समय के लिए स्थिर होकर बिना कष्ट के रहना आसन कहलाता है। यह भी कहने का मतलब वही है कि आपको हिलना डुलना नहीं है और सुख पूर्वक उस एक स्थिति में बने रहना है, वो क्या कहलाता है, वो आसन कहलाता है। अगर साथी आप साथ साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं, या बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेजने का मैं प्रयास करूंगा। आसन, उसके बाद आसन की परिभाषा। आसन की परिभाषा आपको करनी है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार और हठ योग के अनुसार।
अगर आप करना चाहो, तेज बिंदु उपनिषद जो है उसके अनुसार भी परिभाषा दी गई है। मधुमिता जी कृपया माइक को म्यूट कर दीजिए। तेज बिंदु उपनिषद जो है उसके अंदर बोला गया कि जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसको आसन समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कमर से गले तक का भाग और सिर से गले को सीधे अचल धारणा करके तथा दिशाओं को न देख केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, YCV लेवल 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला जो पेज आपको दिया गया था आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि जी के अनुसार और हठयोग के अनुसार दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ लीजिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन लगा दी है, केवल आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। आइए अब हम कुछ क्रियाएं करते हैं योग की और आसन करते हैं, उन दोनों में फर्क क्या होता है पहले वो जानेंगे, उसके बाद आसनों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो आसन एवं योग की जो क्रियाएं हैं उनमें अंतर क्या होता है? जो आसन जो हम करते हैं वो स्थायी होते हैं, स्थायी स्थिति में रहने की क्रिया होती है, लेकिन योग की क्रिया जो होती है वो स्थायी स्थिति में रहकर नहीं होती बल्कि वो लगातार किया जाता है। आसन जो है वो किसी एक विशेष मुद्रा में, अवस्था में स्थित और स्थिति में पहुंचना व रुकना आवश्यक होता है। कोई एक आप आसन कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि हम मयूर आसन कर रहे हैं, तो मयूर आसन की जो प्रॉपर स्थिति जो होती है, उसकी जो मुद्रा होती है, उसमें जाकर के उसमें पूरा अच्छे आपको पूरी पोजीशन में जाना है, उसके बाद वहां पर रुकना है, वो आपका आसन कहलाएगा। और उसमें पहुंचने तक का जो प्रयास हम करते हैं, ठीक है, और उसमें रोकने पे बल नहीं दिया जाता बल्कि पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया बोल सकते हैं। और रुचि, आपकी जो रुचि है, आपका जो मतलब इंटरेस्ट आपका जो है, या आपका सामर्थ्य जो है और आपकी अक्षमता जो है, उसको आधार न बना करके आसनों तक पहुंचना आवश्यक होता है। ये नहीं है कि मेरा इतना ही हो पा रहा है, आगे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप जितना आप कर पा रहे हो आपको करना है, लेकिन उससे अधिक करने का प्रयास आपको करना है। केवल उसी को आधार नहीं बनाना आपको कि मेरा तो इतना ही हो रहा है, मैं इतना ही करूंगा, बस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन को एक प्रॉपर स्थिति तक जाने का आपको बार बार प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन योगिक क्रिया जो है उसको आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, अधिक करने पे बल नहीं देना है। आसनों के अंदर योग के अगले सोपान, योग अगर आप योग कर रहे हैं और आसन कर दिया, तो आसन किस लिए कर रहे हैं? आप प्राणायाम की स्थिति तक जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप अष्टांग योग करेंगे तो क्या आएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यानी आसनों को आप सिद्ध करके आप प्राणायाम तक पहुंचना चाह रहे हैं आसनों के अंदर। लेकिन योगिक क्रिया में क्या होता है? योगिक क्रिया में योगासनों के लिए शरीर को आप तैयार कर रहे हैं। आसन में आप क्या कर रहे हैं? प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार कर रहे हैं। योगिक क्रिया में क्या कर रहे हैं? योगासनों के लिए शरीर को तैयार कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर था। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है थ्योरेटिकल में। अब हमारे सामने आते हैं कि आसन जो है वो हमने ये तो जान लिया कि आसन का अर्थ ये होता है, आसन की परिभाषा ये होती है, आसन का मतलब ये होता है, लेकिन आसन है कितने प्रकार के? तो आसन जो है उसके लिए बोला गया कि संसार के अंदर जितनी भी जीवों की योनियां हैं उतने ही आसन हैं, और जीव की योनि यहाँ पे 84 लाख बताई गई है। तो 84 लाख आसन होते हैं, और उनमें से 84 आसन जो हैं, 84 आसन जो हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अच्छे माने गए हैं। और उन 84 में से भी 32 आसन ऐसे हैं जिनको अति विशिष्ट माना गया है या अधिक अच्छे समझे गए, अधिक शुभ माने गए हैं। 32 यानी 32 आसन जो हैं वो अच्छे समझे गए हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। नोट कर लेंगे सभी इस चीज को। 84 लाख आसन हैं जिसमें से 84 आसन श्रेष्ठ माने गए हैं, और 84 में से भी 32 आसनों को विशिष्ट माना गया है।
अब कुछ आसन हैं जो पेट के बल लेट करके किए जाते हैं, वो कौन कौन से? क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में आपसे, कोई भी 2 बैठ करके करने वाले आसनों के बारे में बताएं, या कोई भी 4 ऐसे नाम बता, 4 आसन ऐसे बताएं जो खड़े होकर के करते हैं, कोई भी 4 आसन ऐसे बताएं जो पेट के बल लेट करके करते हैं। तो उसके लिए आपके सामने स्क्रीन मैंने लगा रखी है, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उनको आप याद भी कर सकते हैं, याद करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। पेट के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप उल्टा लेट करके दोनों हाथों की सहायता से आगे का हिस्सा शरीर जो है उसको ऊपर उठाते हैं एक सर्प की भांति। धनुरासन, धनुष की तरह अपने शरीर को करना होता है, जिसमें नाभि हमारी जमीन पे रहती है, तो पूरा शरीर दोनों तरफ से आगे और पीछे से उठा करके हम ऊपर की ओर खींचते हैं, उसको बोलते हैं धनुरासन। मकरासन, उल्टा लेट जाना। शलभासन, दोनों पांव पीछे से उठाना। नौकासन, आगे से हाथों को उठाना, पीछे से पांव को उठाना। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन की स्थिति में जाकर के साइड बेंडिंग करना। और सर्पासन, जो कि हम भुजंगासन करते हैं, वही आपका सर्पासन है। ये पेट के बल लेट करके करने वाले आसन है। पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन, पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन में उत्तान पादासन। आप पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पांवों को आगे से उठाएंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, वो होता है उत्तान पादासन। सर्वांगासन, पूरा शरीर धीरे 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 ऊपर आप 90 डिग्री पर उठाएंगे। हलासन, कमर के बल लेट करके दोनों पांवों को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे कमर को उठाते हुए पांवों को पीछे की ओर टच करने का प्रयास करेंगे। कर्ण पीड़ासन, दोनों घुटनों को पीछे हलासन में जाते हुए दोनों घुटनों को बैंड करके अपने कानों पर लगाने का प्रयास करेंगे, कर्ण पीड़ासन। पवन मुक्तासन, दोनों घुटनों घुटनों पे अपनी नासिका को टच करने का प्रयास करेंगे, पवन मुक्तासन। सुप्त वज्रासन, वज्रासन ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में लगा करके पीछे लेट जाना है कमर केवल, तो सुप्त वज्रासन होता है। शवासन, आराम से लेटना। बालासन, बालासन में बालासन वैसे पेट के बल लेट करके करने वाला आसन है, यहाँ पे इन्होंने पीठ के बल लेट करके करने वाला दिया गया है। बाला आसन जो है पेट के बल लेट करके करने वाला आसन है। बैठ करके किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन जो आप लगाते हैं, वज्रासन हम लगाते हैं, गोमुख आसन का अभ्यास हम करते हैं, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, ये सभी बैठ करके किए जाने वाले आसनों के अभ्यास हैं। खड़े होकर के करने वाले आसनों में कौन से आएंगे? गरुड़ासन का अभ्यास आप करते हैं। ताड़ासन, शरीर को ऊपर की ओर खींचना। वृक्षासन, एक पांव के ऊपर बैलेंस बना करके शरीर को हल्का सा ऊपर खींच के रखना। नटराज आसन, जैसे कि नटराज की जो मूर्ति होती है उसी प्रकार से अपने शरीर की आकृति को बनाना। चंद्रासन, उत्कटासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, सारे आसान आसन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल आसन है सभी, सभी का प्रयास अभ्यास भी हम करेंगे। संडे को हम प्रैक्टिकल लगाएंगे, उसमें इन सभी आसनों का अभ्यास हम करेंगे। तो ये सभी आसनों के प्रकार हमने जाने। उसी के साथ सूर्य नमस्कार भी आसनों का एक समूह है। उसमें क्या होता है? सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। योगासन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? सूर्य नमस्कार है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं उनकी आयु, ऊर्जा, बल, वीर्य और तेज जो है वो बढ़ता है। यह निश्चित योगासनों का एक समूह है जिसे एक निश्चित क्रम किया जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि उसको समझाने की आपको आवश्यकता होगी, कि केवल उसको आपको थोड़ा अपने समझ से आपको समझ करके इसको याद करना पड़ेगा। अब सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें 12 स्थितियां होती हैं और में 7वीं स्थिति के बाद 5वीं स्थिति से पहली स्थिति जो है वो तक जो पुनरावर्तन होता है। यानी कि आपकी 7 स्थिति ऐसी होती हैं, टोटल 7 आसन होते हैं। 5 आसन जो है 1 से 5 वाले जो आसन होते हैं उनको आप रिपीट फिर से करते हैं, तो टोटल 12 स्थितियां जो है इसमें हो जाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? तो 12 आसन नहीं होते,
12 स्थितियां होती हैं, आसन केवल 7 होते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप में, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि सूर्य नमस्कार में कितने आसनों की पुनरावृत्ति नहीं होती। एक अभी पीडीएफ मैंने सेंड किया था आपके पास, अगर नहीं आया है तो मैं भिजवाने का प्रयास करूंगा, शायद प्रमाण सर आपको भेज देंगे। उसमें क्या था, क्वेश्चन था जिसपे भुजंगासन, साष्टांग प्रणिपात और भुजंगासन। जी मैं बता देता हूँ। उसमें क्वेश्चन दिया था कि सूर्य नमस्कार में कौन से आसनों की पुनरावृत्ति या कितने आसनों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ऑप्शन दे रखे थे, उसमें 5, 7, 2, 3। तो उसमें ऑप्शन जो उसका सही आंसर जो है वो क्या है, वो 2 है। पुनरावृत्ति मतलब जो रिपीट होते हैं और पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कितने आसन हैं ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो रिपीट नहीं होने वाले आसन कितने हैं, वो 2 आसन हैं। एक आपका अष्टांग नमस्कार और एक आपका भुजंग आसन। 2 आसन ऐसे जो रिपीट नहीं होते। उसका आंसर क्या था, 2 आंसर था। वो पीडीएफ आपको शेयर करवा दी जाएगी। उसमें लगभग 60 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन टाइप, जो आप उनको पढ़ करके अपने पेपर के लिए अपनी हेल्प उसमें आप ले सकते हैं जी। उसके बाद इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। जिसके बेनिफिट दिए गए हैं सूर्य नमस्कार के साथ साथ इसमें यह जो सूर्य नमस्कार जो है वो स्त्री, पुरुष, बच्चे, युवा, वृद्ध सभी के लिए उपयोगी बताया गया है। यानी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कौन कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, बाल यानी बच्चे भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकता है और वृद्ध भी कर सकता है। ऐसा जो सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है। अब सूर्य नमस्कार के मंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य नमस्कार के अंदर 12 मंत्र बोले जाते हैं, उच्चारे जाते हैं यानी बोले जाते हैं। और प्रत्येक मंत्र में सूर्य का एक भिन्न नाम लिया जाता है और हर एक मंत्र का जो सरल अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सूर्य को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की भावना के साथ हम प्रत्येक आसन का अभ्यास करते हैं। और सूर्य नमस्कार के 12 स्थितियों या चरणों में इन 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कौन से 12 मंत्रों का, पहला होता है ओम मित्राय नमः, दूसरा ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से 12 मंत्रों का उच्चारण हम 12 आसनों की स्थितियों में करते हैं। 12 स्थितियों में करते हैं, सॉरी 12 आसनों की स्थितियों में नहीं बल्कि 12 स्थितियों में इन 12 मंत्रों का जाप हम करते हैं। 12 जो मंत्र हैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिए गए हैं, ये आपसे 100% आपके प्रैक्टिकल में आपसे पूछे जाएंगे, बुलवाए जाएंगे आपसे। ये 12 के 12 मंत्र आपको याद होने चाहिए। हो सकता है आपको बोला जाए कि अंतिम 6 मंत्र बताएं, सूर्य नमस्कार के अंतिम 6 मंत्र, तो आपको उस समय ओम हिरण्यगर्भाय से शुरू करना होगा, या अंतिम के 3 मंत्र बताएं या शुरू के 3 मंत्र बताएं, या पहले 3 मंत्र छोड़ करके अगले 3 मंत्र बताएं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सा मंत्र कहाँ पे आता है और सीरियल वाइज करना है। ये नहीं पहले आप ओम सूर्याय नमः बोल रहे हैं उसके बाद ओम मित्राय नमः बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ऊपर से ही आपको जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही याद करने हैं। बार बार इसको एक बार आप याद करके बार बार इसका अभ्यास करेंगे आसनों के साथ साथ, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसा कि पहले भी हमारे पास कुछ लाइनें आ गई थी, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य नमस्कार जो है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको होते हैं। तो यह एक पूर्ण व्यायाम है जो संपूर्ण शरीर को पूर्ण आरोग्यता प्रदान करता है, यानी हम निरोगी हो जाते हैं। शरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों को बलिष्ठ और निरोगी बनाता है, मेरुदंड व कमर को लचीला बनाता है, वहां आए विकारों को दूर करता है। उदर यानी पेट
आंत, आमाशय, अग्नाशय, हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ करता है। समस्त शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से करता है। शरीर के सभी अंगों की मांसपेशियां पुष्ट और सुंदर होती हैं। शरीर का मोटापा कम करने में सहायक होता है। बल, तेज व ओज की वृद्धि करता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के लाभ बताए गए। जिन साथियों का माइक जो है ऑन है और पीछे से उनकी आवाज आ रही है वो साथी माइक को म्यूट कर लें। उसके बाद हम जो आसन पढ़ रहे थे कि आसन क्या होता था, आसन की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, आसन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि आसन जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा गुण तो यह होता है कि ये सहज और सरल और सुलभ हैं, अर्थात इनको शुरू करने से पहले न तो कुछ विशेष खर्चा होता है और न इतनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। आपको सिर्फ अपनी चटाई बिछानी है, अपना मैट बिछाना, अपना आसन बिछाना है और अपने शरीर के माध्यम से इनका अभ्यास शुरू कर देना है। और इन्हें करने के लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर और एक आसन तथा स्वच्छ स्थान होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा स्थान का आपको चयन करना है। ये नहीं है कि आपके आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है और वहां पे बैठ करके आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा साफ सुंदर स्वच्छ स्थान लेना है और वहां पे आपको इनका अभ्यास करना है। इन्हें कोई भी अमीर गरीब, ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए अलग आसन है, गरीबों के लिए अलग आसन है, नहीं, सभी के लिए बिल्कुल समान आसन बनाए गए हैं। बूढ़े जवान वो अपनी क्षमता के अनुसार आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। सभी स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आसनों का अभ्यास स्त्री कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। बच्चे, सभी बच्चे भी कर सकते हैं, सभी, प्रत्येक जो है वो इसका अभ्यास जो कर सकता है। ये आसनों के गुण हैं। उसको आसनों को करने के लिए आपको सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा आसनों का अभ्यास करने से पहले। वो कौन कौन से हैं? तो आसन जो है सोच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही किए जाने चाहिए। सुबह अपना प्रतिदिन जो है फ्रेश वगैरह होकर के उसके बाद ही आसनों का अभ्यास करें। उससे पहले इन आसनों का अभ्यास आपको नहीं करना है। तथा और आसनों का अभ्यास करने के बाद 1 घंटे के पश्चात ही स्नान करना है। कम से कम 1 घंटा का समय आप दें आसनों का अभ्यास करने के बाद में। योग आदि करने के बाद आपको 1 घंटे तक स्नान नहीं करना है। दूसरा, समतल भूमि पर आसन बिछाकर करना चाहिए। उबड़ खाबड़ जमीन आपकी नहीं होनी चाहिए, ऊंची नीची जमीन आपकी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका ध्यान भटके आप आसनों को अच्छे से ना कर पाए या चोट आपको लग जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। समतल भूमि लेनी है, उसके समतल भूमि पर अपना चटाई या अपना मैट लगा करके वहां पे आपको उसका अभ्यास करना है और मौसम के अनुसार ढीले वस्त्र आपको पहनने हैं, उसके अंदर आपको इसका अभ्यास करना है। आसन जो है खुले एवं हवादार स्थान पर करें। ये नहीं है एक घर है, घर के अंदर अंदर का कमरा, कोई बंद कमरा है, उसके अंदर आप बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको अच्छा बेनिफिट अगर आपको लेना है तो खुले और हवादार स्थान पर करें ताकि श्वास के साथ आपकी शुद्ध वायु जो है आप अंदर ले पाए। और आसनों के प्रारंभ में ही अनावश्यक जोर न लगाए। शुरुआत में ही ऐसा ना सोचे कि आज ही मैं पूरा आसन का अभ्यास कर लूं, नहीं, धीरे धीरे उस आसन की स्थिति तक आपको पहुंचना है। अभ्यास से शरीर को लचीला, जो हमारा शरीर जो लचीला हो जाता है, और योगासनों का अभ्यास अपनी क्षमता और अवस्था के अनुरूप ही करें। जैसी आपकी क्षमता है, धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं तो बस इतना ही कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं करना है, लेकिन जितनी आपकी अक्षमता है उतना ही करना है। धीरे धीरे उसको आसन को आपको बढ़ाने का प्रयास करना है। बुखार, गंभीर रोग अगर आपको है, जोड़ों के दर्द आपको है, जोड़ों के दर्द अगर आपको हो रखे हैं तो उस समय आपको आसनों का अभ्यास नहीं करना। और चिकित्सा आदि की परामर्श अगर आप ले रहे हैं उनके अनुसार ही आपको योग का अभ्यास करना है और योग शिक्षक की देखरेख में आपको इनका अभ्यास करना है। उसके बाद महिलाओं के लिए इसमें बताया गया है कि स्त्रियां जो है मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान इसका अभ्यास, आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। और सात्विक आहार आपको लेना है, अच्छा भोजन आपको करना है। आसन जो है वो विधि पूर्वक ही करना है। ऐसा नहीं है कि शीर्षासन आपको करना है जिसमें आपको पहले धीरे धीरे अपने सिर को नीचे रखना है, धीरे धीरे अपने पाँव को, पहले एक पाँव उठाना फिर दूसरे पाँव उठाना है आपको। ऐसी एक तो विधि हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो तुरंत आपने सिर को नीचे किया और दोनों पाँव एक साथ ऊपर आपने कर दिया। ऐसा करना आपको चोट पहुंचा सकता है।
तो विधि पूर्वक ही करें और आसन के प्रारंभ और अंत में विश्राम अवश्य करें। आसन को करने से पहले भी विश्राम करें और आसन के अंत में भी विश्राम करें। और आसन के पूर्व यौगिक व्यायाम अवश्य करें। यौगिक व्यायाम कौन से हैं? जो हमने यौगिक क्रियाओं के बारे में पीछे जाना था, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम जो है उनका अभ्यास करें, शरीर को वार्म अप करें, उसके बाद ही आसनों का अभ्यास करें। इससे क्या होगा? इससे शरीर के अंदर जो जकड़ाहट हो जाती है वो समाप्त होती है। शरीर जो हमारा अकड़ जाता है वो शरीर जो है ठीक हो जाता है। ये आसनों को करने से पहले की सावधानियां। हमने सावधानियां जान ली, आसनों का अभ्यास हमने करना शुरू कर दिया। आसनों का अभ्यास करने से हमें महत्व क्या होगा? क्या महत्व होगा उन आसनों का अभ्यास करने से? जैसे हम स्नान करते हैं उससे क्या होता है? हमारा शरीर जो निर्मल हो जाता है, हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही अगर आप आसन करते हैं तो मन जो हमारा निर्मल हो जाता है, मन जो है स्वच्छ हो जाता है। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, शरीर की अस्थिरता और आलस्य दूर हो जाता है, शारीरिक थकावट कम हो जाती है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है, श्वास प्रश्वास की क्रिया जो वो नियमित हो जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, जिससे हार्मोनल विकार जो दूर, कोई विकार अगर आ गया है उनके अंदर तो वो दूर हो जाता है। सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम और सहायता भाव उत्पन्न करते हैं, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कोई भी समझाने वाले लाइन इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं जो आपकी डेली रूटीन में आप जो इनको पढ़ते आ रहे हैं। ये योगासनों का महत्व है। योगासन के महत्व में, योगासन हम करेंगे उससे बेनिफिट हमें क्या होगा वो अलग है, महत्व अलग है, लाभ अलग है। लाभ क्या है वो क्या होगा? तो योगासनों का अगर आप अभ्यास करते हैं तो उसको आपको क्या क्या लाभ होने वाला है वो देखिए। मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं, रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ जो लचीले बन जाते हैं, मोटापा घट जाता है, दुबला पतला व्यक्ति जो तंदुरुस्त होता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, धरना शक्ति को नई स्फूर्ति और ताजगी मिलती है। इसमें सिर्फ आपको यहीं पे कर ले, बुद्धि की वृद्धि होती है। यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। बुद्धि की वृद्धि होती है, मनुष्य को संयमी एवं आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुकूलन करने वाला बनाते हैं। यानी आहार विहार में मध्यम मार्ग, आहार विहार मतलब आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छे से योगा का अभ्यास आप कर रहे हैं। आपके अंदर संयम आ जाएगा, मन की स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। योगासन से प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है और जिससे शरीर पुष्ट स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनता है। आसन सिद्ध होने पर द्वंद्वों जैसे सर्दी गर्मी आदि का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता और मनुष्य किसी भी स्थिति में सुख व शांति का अनुभव करता है। इस चीज में आपको एक विशेष ध्यान रखना है। काफी लोग जो है योगासन करते हैं, एकेडमी में जा रहे होंगे, संस्थान में कहीं जाकर के आप योग का अभ्यास कर रहे होंगे। उस समय आजकल एक नया तरीका चल गया है कि अलग अलग सेंटरों में आपको एसी लगी हुई मिलेगी और एसी के अंदर आपको फिर वो योग का अभ्यास करवा देंगे। तो ऐसा कोई साथी ना करें। अगर आपके पास पंखा अगर चल रहा है तो कोशिश करें पंखे आदि को भी बंद करके ही आप योग का अभ्यास करें, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एसी आदि में बैठ करके शरीर अकड़ने वाला कार्य हो जाता है, उसमें आप योग का अभ्यास ना करें। ये था हमारा पूरा का आज का जो हमारा विषय था योगासन का। योगासन के बारे में हमने जाना है। मैं फिर से पूरी स्लाइड आपको एक बार आपके सामने मैं फिर से दिखा देता हूँ। जिन साथियों ने नहीं देखी स्क्रीनशॉट अभी नहीं लिए हैं तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको फास्टली एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। पहला है आसन। आसनों का अर्थ क्या है इसके बारे में बताया गया है। आसन शब्द जो संस्कृत भाषा की अष्ट धातु से बना है, जिसके दो अर्थ होते हैं, बैठने का स्थान और शारीरिक अवस्था। उसके बाद है आसन की परिभाषा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों परिभाषा पहली स्क्रीन में दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली दोनों परिभाषाएं याद करने के लिए आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आसन एवं योग क्रियाओं में अंतर क्या है उसके बारे में बताया गया है। आसन क्या होते हैं, योग क्रियाएं क्या होती है, दोनों के बारे में अलग अलग बताया गया। दोनों आप अलग अलग से याद कर सकते हैं। आसनों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के आसन होते हैं। आसनों के प्रकार जो है हमारी जितने भी जीवों की योनियां हैं उतने ही आसन होते हैं, यानी 84 लाख आसन होते हैं, जिसमें 84 आसन जो हैं श्रेष्ठ माने गए हैं और 84 आसनों में से भी 32 आसनों को अति विशिष्ट माना गया है।
पेट के बल लेट करके करने वाले आसनों के अभ्यास कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। पीठ के बल यानी कमर के बल लेट करके करने वाले आसनों के अभ्यास जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बैठ करके जो आसनों का अभ्यास किया जाता है, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, कुक्कुटासन आदि का अभ्यास बताया गया है। खड़े होकर के करने वाले आसनों में गुरुडासन, ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज आसन, चंद्रासन, उत्कटासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन का अभ्यास बताया गया है। उसका सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल आपको दिया गया। सूर्य नमस्कार क्या है, कैसे किया जा, क्या इसमें होता है, कौन कौन कर सकता है, ऐसे इसमें बताया गया। सूर्य नमस्कार के मंत्रों के बारे में बताया गया। इसमें 12 मंत्र होते हैं। 12 मंत्रों में हम सूर्य को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, जिसमें उनका अर्थ जो होता है वो सूर्य को मेरा नमस्कार, इस प्रकार से हम इसमें बोलते हैं। और सूर्य नमस्कार के 12 स्थितियों चरणों में इन 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कौन से 12 मंत्र हैं वो आपको दिए गए हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से 12 मंत्रों का हम जाप करते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ क्या क्या है वो आपको पूरे दिए गए हैं। उसके बाद आसन, जो हम आसनों के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, उन आसनों के गुण क्या होते हैं, कौन से आसन होते हैं, वो आप जैसे इसमें देख सकते हैं। आसनों को करने से पहले क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना है वो इसमें दिया गया है। योगासनों का महत्व क्या क्या होता है और योगासनों का लाभ क्या क्या है, इस बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि सभी साथियों को इस समझ में आया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछने का प्रयास करूंगा। पंकज कुमार मोहनाता जी, आप माइक को अनम्यूट करेंगे।